नमस्कार, मैं यादविन शर्मा, इट्स माय टीचर वाईडी, आपके यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आज फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज का टॉपिक है उपसय संयोजक यौगिक। ये किस प्रकार का, इससे आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। कि हमारे पास एक तत्व है, बेसिक एक फॉर्मूला है जिससे हम समझते हैं कि उपसय संयोजक यौगिक होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उपसय संयोजक यौगिकों को पहचानेंगे कैसे कि ये एक उपसय संयोजक यौगिक है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है Cu और यहाँ पर आपको मिलेगा NH3 का ट्वाइस। ये एक प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं कि इनको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इनका नाम क्या बनेगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना बहुत आवश्यक है, और वो ये है कि आप इसमें ये पहचान सकें कि इसमें एक होता है केंद्रीय धातु और एक होता है लिगैंड। केंद्रीय धातु क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये होगी कि केंद्रीय धातु क्या है, पहचानेंगे कैसे। तो जिस तत्व पर उपसय संयोजक यौगिक बनाए जाते हैं उसको हम केंद्रीय धातु कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो Cu है ये क्या होगा, केंद्रीय धातु। और यहाँ पर उपस्थित NH3 यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये क्या है, ये होगा लिगैंड। ये होगा लिगैंड। तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं कि केंद्रीय धातु क्या है और लिगैंड क्या है। इसकी संरचना आपको एक बार अवश्य देखनी चाहिए कि ये है Cu, यहाँ पर NH3 का ट्वाइस है, NH3 का ट्वाइस है। NH3 के ट्वाइस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपके एक तरफ आपको NH3 मिल जाएगा और उसके दूसरी तरफ NH3 मिल जाएगा। अब तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है। इसी के साथ आपको अगर अन्य ज़्यादा भी चीज़ें मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे 2 ही मिलेंगे। हो सकता है कई बार प्रश्नों में आपको इस प्रकार से भी मिल जाए कि यहाँ पे 6 लगा कर दे दे। तो आपको इसी के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। किस प्रकार से, यहाँ पे आपको NH3 लिखना पड़ेगा और NH3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक केंद्रीय धातु पर, केवल एक केंद्रीय धातु पर आपकी सारी NH3 व्यवस्थित हो गई है, और इसी को हम क्या कहेंगे, उपसय संयोजक यौगिक कहेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे केंद्रीय धातु पर, केंद्रीय धातु पर ये सभी लिगैंड व्यवस्थित हुए हैं, तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, उपसय संयोजक यौगिक कहेंगे। इस प्रकार से अगर आपको कभी भी देखने को मिले तो आप आसानी से पहचान जाइएगा कि ये क्या है, उपसय संयोजी यौगिक हैं। अब हम आपको इसका एक फॉर्मूला बताते हैं और उस फॉर्मूले के साथ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि हम इन प्रश्नों को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना होता है कि ये हमारा गुरु कोष्ठक है, और इस गुरु कोष्ठक के अंदर आपको केंद्रीय धातु मिलेगी, और इसी केंद्रीय धातु को एक लिगैंड ने व्यवस्थित कर रखा होगा, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये हमारे पास गुरु कोष्ठक है, केंद्रीय धातु है और लिगैंड है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर आपको मिलता है धनायन। धनायन क्या होता है, तो धनायन वो होगा जो प्लस की क्षमता रखता हो। प्लस की क्षमता कौन रख सकता है, जैसे Na है, Na के ऊपर प्लस। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका यहाँ पे पोटेशियम मिल सकता है, और भी कई सारे तत्व हैं जो आपको यहाँ पे धनायन प्रदर्शित करते हुए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में जो मिलेंगे वो होंगे धनायन, और जो राइट साइड में आपको मिलेगा वो होंगे ऋणायन। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि इसमें जो लेफ्ट साइड है उसमें हमें मिलते हैं धनायन, और जो राइट साइड है उसमें हमें मिलते हैं ऋणायन। तो अब इन प्रश्नों के द्वारा अब आपको फॉर्मूला तैयार करना होगा कि सबसे पहले हम किसको लेंगे, धनायन को। लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा धनायन। धनायन क्या लेना पड़ेगा, धनायन। और एक और चीज कि हमें इसकी संख्या को नहीं लेना है, हमें केवल क्या लेना है, धनायन का नाम लेना है। तो यहाँ पे जो भी धनायन का नाम होगा
उसको लेंगे प्लस। इसके बाद हमें अगले स्टेप पर क्या बनाना पड़ेगा, अगले स्टेप पर आएगा कि हमें यहाँ पर उपस्थित लिगेंड का नाम लेना पड़ेगा संख्या सहित। तो सबसे पहले उसकी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगी लिगेंड की संख्या, लिगेंड संख्या सहित। यहां पर क्या लिखा जाएगा, लिगेंड संख्या सहित। यहां पर हम लिखेंगे, जैसे ही सबसे पहले हमने धनायन लिखा है, उसके बाद तुरंत ही हम लिगेंड का नामकरण करेंगे और उसके लिए हमें संख्या सहित उसका नाम लिखना होगा। और इसके बाद जैसे ही सारे लिगेंड खत्म हो जाएंगे, तुरंत हमें किसका नाम लिखना होगा, केंद्रीय धातु का। किसका लिखना होगा, प्लस केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ से क्लियर करेंगे कि हमारी केंद्रीय धातु का नाम हुआ है, उसके बाद हमें इसकी यहाँ पे लिखनी होगी ऑक्सीकरण अवस्था। किसे लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे हम ऑक्सीकरण की संख्या लिखेंगे और वो भी किस में लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण को हम लिखेंगे रोमन नंबर में। इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से आप रोमन नंबरों को लिखते होंगे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर रोमन नंबरों को लेंगे। और रोमन नंबर आपके यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे जैसे आप सामान्य भाषा में करते हैं। जैसे ही आपकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, उसके बाद फिर हमें नाम लिखना पड़ेगा ऋणायन का। इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। और ऋणायन की संख्या भी नहीं लिखेंगे, और ऋणायन की भी संख्या नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर ऋणायन की कोई भी संख्या है उसको आप नहीं लिखेंगे, तो एक चीज़ हमारी इसमें फिक्स है कि आप इसमें उपस्थित संख्याओं को लिखेंगे, परंतु इस गुरु कोष्ठक के बाहर जो भी आपके पास तत्व हैं, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, उनकी आप यहाँ पर केवल संयोजकता को लेंगे, परंतु उसकी संख्या को आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो जब आप संख्या को नहीं लेंगे तो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो अभी मैं आपको इसके प्रश्न को भी सॉल्व कराऊंगा। फॉर्मूले को देखकर ही आप उसको पूरे को आंसर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जब आप धनायन को प्रयोग कर रहे हों, जब आप धनायन को प्रयोग कर रहे हों तो केंद्रीय धातु के साथ, तो केंद्रीय धातु के साथ ये केवल एक ही जगह पे बेटा चेंज होगा और वो होगा केंद्रीय धातु। जैसे कि अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का अगर आप नामकरण कर रहे होंगे तो इस पूरे में नाम लिख जाने के साथ साथ केंद्रीय धातु जो आपको मिलेगी, उस केंद्रीय धातु में आपको एक शब्द जोड़ना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं 8, जिसे हम कहते हैं 8। तो कैसे नाम बनेगा, ये आपका जैसे कि पोटेशियम है तो पोटेशियम 8 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे 8 शब्द हैं जो आपकी केंद्रीय धातु में जुड़ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे कॉपर लिया है केंद्रीय धातु में तो इसका नाम बनेगा कॉपरेट। क्या बनेगा, कॉपरेट। तो जिस आप केंद्रीय धातु को ले रहे हैं, जहाँ पर कोई भी केंद्रीय धातु आपकी उपस्थित हो, इसी के दौरान आप इसका नाम 8 बनाकर जोड़ देंगे। तो ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के तौर से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारे पास प्रश्न है NiNH3 का 6 और ये आपका पूरा गुरु कोष्ठक है। यहाँ पर आपका लेफ्ट और राइट बिल्कुल खाली है, मतलब ना तो आपको यहाँ लेफ्ट में कोई भी मान दिया हुआ है ना यहाँ पे कोई राइट में। तो अब ऐसे प्रश्न भी होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे वो भी हमें देखना होगा कि जब हमारे पास कोई भी धनायन नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी धनायन नहीं है तो हमें धनायन का नाम लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो इस जगह को छोड़कर आप सीधे कहाँ जाएंगे, लिगेंडों की संख्या सहित। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंडों की संख्या लिखेंगे। तो अब लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो 6 के लिए कौन सा नाम होना चाहिए, तो नाम वही हैं जो आपके पुरानी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे 1 होगा तो हम मोनो इस्तेमाल करेंगे, 2 होगा तो डाई इस्तेमाल करेंगे, 3 होगा तो ट्राई इस्तेमाल करेंगे, 4 होगा तो टेट्रा इस्तेमाल करेंगे, 5 होगा तो पेंटा इस्तेमाल करेंगे और 6 हुआ तो हम हेक्सा इस्तेमाल करेंगे। तो इस 6 के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेक्सा। मैं आपको इसका फोटो भी उपलब्ध करा दूंगा जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से इनका नाम भी लिख सकेंगे। तो अब हमें 6 के लिए क्या नाम लिखना होगा, इस 6 के लिए हमें सबसे पहले नाम लिखना होगा हेक्सा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। अब
तो NH3 का नाम क्या है, तो आपको उसी पेज पर हम एक पेज आपको अपलोड करा देंगे जिसमें आपको संपूर्ण लिगेंडों की जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप पढ़कर आप किसी भी फॉर्मूले का नाम या किसी भी लिगेंड का नाम आसानी से बना पाएंगे, याद कर सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हेक्सा का नाम लिया जाएगा और NH3 को हम कहते हैं एमीन। इस NH3 को हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, हेक्सा एमीन। अब जैसे ही हमारे पास लिगेंड की संख्या सहित इसको हमने क्लियर किया है, तो इसकी हमने संख्या भी लिख ली, इसका लिगेंड का नामकरण भी कर दिया। अब जैसे ही लिगेंड का नामकरण हो जाता है उसके बाद हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे केंद्रीय धातु। तो केंद्रीय धातु हमारी क्या होगी, Na, और Na का नाम होता है निकिल, Na का नाम होता है निकिल। और क्या इस जगह पे हम 8 शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्या इस जगह पर 8 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये जब आएगा जब आपको धनायन यहाँ पर दे रखा हो। तो क्या यहाँ पे कोई धनायन है, अगर धनायन नहीं है तो आपको यहाँ पे सिर्फ निकिल लिखने की आवश्यकता है, न कि निकिल के साथ 8 लिखने की है। तो केवल आप निकिल लिखकर इसको खत्म कर सकते हैं। इसके साथ अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होनी चाहिए, Na हमारे यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर आपको Na का मान दे रखा है वो X है, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो केंद्रीय धातु ही तो है। तो जो केंद्रीय धातु है उसके आधार पर हम निकालते हैं, तो सारा मान कैसा बनेगा, तो इसको हम X मान लेते हैं। और X मानने के बाद जैसे ही हम देखेंगे NH3, तो NH3 का होता है एक उदासीन, NH3 क्या होता है, उदासीन। तो जैसे ही इस उदासीन की अभिक्रिया हम 6 से कराएंगे, मतलब 0 का अगर हम 6 में गुणा भी करेंगे तो भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो X का मान यहाँ पर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी फॉर्मूले में ऑक्सीकरण अवस्था को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई 0, कितनी आ गई, 0। तो 0 को आप सामान्य भाषा में लिखकर सीधा खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। इसमें आपने देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे। जैसे सबसे पहले हमें केंद्रीय धातु दे रखी है, लिगेंड दे रखा है और लिगेंड की संख्या दे रखी है। अब ना तो हमारे पास धनायन है ना हमारे पास ऋणायन है। तो जब हमारे पास ये संख्या में उपलब्ध ही नहीं है, प्रश्न में उपलब्ध ही नहीं है, तो आप इनको लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिगेंड की संख्या को लिखेंगे, और जैसे ही आप लिगेंड की संख्या को लिख लेंगे, उसका नाम आपने लिख लिया हेक्सा, उसके बाद आपको लिगेंड का नाम लिखना होगा जो आपको यहाँ दे रखा है एमीन। और इसके बाद जब आप इसको लिगेंड को पूरा लिख लेंगे, लिगेंड का पूरा नाम लिख लेंगे, उसके बाद आपको लिखना होगा केंद्रीय धातु। तो और केंद्रीय धातु में 8 शब्द जब लगेगा जब वो कभी भी धनायन के साथ दे रखा हो, तो अन्यथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई भी धनायन नहीं दिया हुआ था, तो आप केवल प्रश्न इतना ही बनाएंगे। तो ये आपका क्या है, उत्तर है। आप इसको आसानी से लिखकर, आसानी से याद करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रश्न है, और इस प्रश्न में हमने धनायन के स्थान पर हमने ऋणायन को लिया है। तो अब जब हमने ऋणायन को लिया है तो फिर आपको किस प्रकार से ये बनाना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, क्या हमारे पास धनायन का नाम है, नहीं है। तो जब धनायन का नाम नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे लेंगे लिगेंड की संख्या सहित। तो संख्या लिगेंड की कितनी है, 5। और 5 के लिए क्या शब्द होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो उसके लिए नाम होता है पेंटा, उसका नाम होता है पेंटा। और NH3 का नाम क्या होता है, एमीन। NH3 का नाम क्या होता है, एमीन। तो पेंटा एमीन। इतना होने के बाद पेंटा एमीन जैसी लिगेंड का नाम होता है, उसके बाद फिर आपको क्या लेना है, केंद्रीय धातु। तो इसका नाम है कॉपर। और इस केंद्रीय धातु में आप 8 शब्द नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे धनायन उपलब्ध नहीं है। तो फिर इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आपकी तुरंत उसके बाद क्या आ जाएगी, केंद्रीय धातु के बाद आती है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कितनी निकाली जाएगी, तो वो आपको इसमें देखनी होगी कि यहाँ पर आपकी जो Cu है, आपकी Cu X है, और इस X के बाद जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है NH3 का मान, ये उदासीन है, और उदासीन 0 का मतलब 0 हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर एक Cl दे रखा है, और Cl होता है -1। Cl क्या होता है, -1। तो जब Cl -1 आपको दे रखा है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 मान लेंगे, क्योंकि Cl की क्षमता जो होती है वो -1 की होती है। और यहाँ पर आप किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था को, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या को
आप माइनस में नहीं लिखेंगे, ना ही प्लस में लिखेंगे ना ही माइनस में, आप सीधे उसको क्या करेंगे रोमन नंबर में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ये लिखनी पड़ेगी इस प्रकार से, और जैसे ही आप इसका रोमन अवस्था लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, उसके बाद आप Cl का नाम लिखेंगे और Cl को कहते हैं क्लोराइडो। क्लोराइडो ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, ये नए नए नाम मैं कहाँ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए आपको जो मैं पेज यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा उसी पर आप इसको सीधा सीधा पढ़कर ख़त्म कर सकते, तो उसको आप लिख लीजिएगा जिससे कि आप इनके नामों को ना भूलें। तो इसका नाम बनेगा पेंटाएमीन कॉपर 1 क्लोराइडो, इसका नाम बनेगा पेंटाएमीन कॉपर 1 क्लोराइडो। तो इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हैं, और नामकरण होने के पश्चात आप अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो अगले प्रश्न में हम यहाँ पे लेंगे धनायन। हमारे पास एक प्रश्न है, इसमें मैंने धनायन लिया है और इस धनायन के साथ अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे धनायन का नाम है सोडियम, केंद्रीय धातु भी है, परंतु यहाँ पर लिगेंडों की संख्या बदल गई है। तो लिगेंडों की संख्या यहाँ 1 होने की बजाय 2 हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लिगेंडों की संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। तो NH3 यहाँ पे प्रबल है और H2O जो है वो यहाँ पे दुर्बल रहेगा NH3 की अपेक्षा। अगर NH3 और H2O दोनों साथ हैं तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे वो NH3 का लिखेंगे, फिर आप H2O का लिखेंगे। अगर कोई अन्य भी आता है तो आप फिर जल का पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी क्षमताओं के आधार पर आपको लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे सोडियम का। तो यहाँ पे धनायन का नाम है सोडियम, परंतु आप इसको क्या नहीं ले सकते, इसकी संख्या नहीं ले सकते। तो बिना संख्या के आप उसको सिर्फ नाम से लिखेंगे तो इसका नाम बनेगा सोडियम। सोडियम लिखने के बाद जैसे आपने इसमें धनायन का नाम लिखा है, आपको लिगेंड का नाम लिखना होगा। लिगेंड का सबसे पहले संख्या, तो लिगेंड की संख्या है डाई। लिगेंड की संख्या है डाई, और इस डाई के साथ आपको NH3 का नाम लिखना पड़ेगा जो होता है एमीन। सोडियम डाई एमीन। और जैसे ही आपने इस पहले लिगेंड को खत्म किया है तुरंत ही आपको दूसरे लिगेंड का नाम लिखना होगा, क्योंकि आप लिगेंडों को संख्या के सहित लिखेंगे, इसकी संख्या नहीं है तो इसकी आप सीधे सीधे नाम लिख दीजिए और इसका नाम बनेगा एक्वा। तो H2O का नाम होता है एक्वा। तो यहाँ पे आपका नाम बना सोडियम डाई एमीन एक्वा, और जैसे ही आपका ये नाम खत्म हुआ है आप यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे Fe का, और Fe को हम कहते हैं आयरन, और आयरन के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें एक और शब्द बेटा कि यहाँ पे सोडियम आया है, धनायन आया है, तो धनायन के साथ आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 8 शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो इसका नाम बन जाएगा फेरेट, इसका नाम बनेगा फेरेट। तो आप इसको एक्वा के साथ यहाँ पर लिखेंगे फेरेट, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Fe को x मानना होगा, ये आपका 0 है, और इस 0 के द्वारा आप किसी का भी गुणा कर दीजिए वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ भी इसकी संख्या कोई नहीं, ये भी उदासीन है, तो उदासीन भी यहाँ 0 है, तो यहाँ आपका 0 ही रहेगा। परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सोडियम मिल रहा है और इसकी संख्या है 2, यहाँ पर आपको सोडियम मिल रहा है और इसकी संख्या है 2, और इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1, चार्ज होता है प्लस का 1। तो +1 के यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बन जाएगी 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2। तो आप जाहिर सी बात है कि अब इसकी एक ऑक्सीकरण अवस्था को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए कि ये ऑक्सीकरण अवस्था है 2। तो इस प्रकार से आपको इन धनायनों का साथ में ऋणायनों का नाम बनाना है। यहाँ पे धनायन उपलब्ध है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे साथ में क्लोराइड भी है, Cl भी है, तो क्या हो जाएगा, तो बस इस ऑक्सीकरण अवस्था के साथ पीछे भी एक नाम जुड़ जाएगा और वो नाम होगा क्लोराइड। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस पूरे उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसका नामकरण करेंगे आपको कम से कम एग्जाम में 2 से 4 नंबर के ये प्रश्न अवश्य मिलते हैं, तो आप आसानी से 2 से 4 नंबरों को प्राप्त कर लेंगे।